1960 का दशक था और दिसंबर की ठंडी शाम थी। बोर्डिंग स्कूल के पुस्तकालय में आशु, उसका मित्र प्रियम और उसका भाई शिवम होमवर्क कर रहे थे। तभी दरवाजे पर डाकिया आया और आशु को एक टेलीग्राम थमा गया। उस पर लिखा था, तत्काल घर लौटो। आशु चौंक गया। यह उसके पिता का संदेश था। आशु एक पुराने राज परिवार का बेटा था और उसका घर था छत्तीसगढ़ का एक विशाल लेकिन अब जर्जर हो चुका पुराना किला। आजादी के बाद राजशाही खत्म हो गई थी, पर उसके परिवार की अभी भी राजघरानों जैसी ही इज्जत थी आसपास के इलाके में। उसने अपने साथ अपने दोस्तों प्रियम और शिवम को भी साथ चलने को कहा। तीनों दोस्तों ने तुरंत सामान बांधा और उसी शाम ट्रेन पकड़ ली। सांझ ढल रही थी। स्टेशन पर एक पुरानी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। उसे चलाने वाला 20 साल का हंसमुख युवक था, रघु, और घोड़े का नाम था तूफान। घोड़ा गाड़ी कोहरे और ठंडी हवा को चीरती हुई किले की ओर बढ़ रही थी। महल पहुंचते ही आशु की दो बहनें दौड़ते हुए आईं, रेशु और श्रेया। पांचों बच्चे एक साथ बहुत जल्द घुल मिल गए। आशु ने देखा कि महल पहले जैसा शानदार नहीं रहा। दीवारें टूट रही हैं और आंगन सूना पड़ा था। आशु के पिता राजा दिनेश सिंह ने बच्चों को बुलाकर कहा, महल का खर्च उठाना अब मुश्किल हो गया है। मेरा सहायक भानुशेखर कहता है कि इसे बेच देना चाहिए और शहर में एक बड़ा सा मकान ले लेना चाहिए। तभी दरवाजे से भानुशेखर अंदर आता है। 40 साल का वह आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक कुटिलता थी। उसने राजा को दिन भर का लेखा जोखा बताया और वहां से चला गया। राजा ने धीरे से कहा, यह मेरा सहायक है, बहुत मेहनती और तेज तर्रार है, पर न जाने क्यों मुझे उस पर भरोसा नहीं होता। अगली सुबह दादी माँ ने बच्चों को बुलाया और एक पुरानी चाबी दी। उन्होंने कहा, बच्चों, यहाँ से दूर दूर तक मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें इतिहास में रुचि है तो यह चाबी लो और अपना समय लाइब्रेरी में काटो। प्रियम को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो रेशु उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहाँ प्रियम को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी थी सन 1921 की, रानी चंद्रिका की। रानी चंद्रिका आशु की परदादी थी। डायरी में लिखा था, जब अंग्रेजों ने महल पर हमला किया तब रानी ने खजाने को भगवान के संरक्षण में छुपा दिया। लेकिन उस पन्ने के बाद डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। प्रियम ने बाकी साथियों को भी उस डायरी को दिखाया। जब बच्चों ने दादी से पूछा तो उन्होंने कहा, राजा और रानी महल की रक्षा करते हुए मारे गए। अंग्रेजों ने पूरा महल खोजा, लेकिन खजाना कहीं पर भी नहीं मिला। पास ही नदी के एक टापू पर एक पुराना मंदिर था। बच्चों को लगा, हो ना हो खजाना उसी मंदिर में किसी मूर्ति के नीचे यानी संरक्षण में होगा। अगले दिन खजाने की खोज में पांचों बच्चे एक नाव लेकर उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर जर्जर हालत में था। वहां थे सिर्फ जाले, काई और टूटी मूर्तियां। वो बच्चे वहां खोज में लग गए। तभी श्रेया गलती से एक मूर्ति के मंच पर बैठ गई। अचानक जमीन धंस गई और नीचे मिला एक संदूक। उसमें एक चाबी और पर्चा था। पर्चे पर लिखा था, खजाना कुलदेवी की निगरानी में है। वे कुलदेवी की मूर्ति ढूंढने लगे। लेकिन मंदिर में उन्हें कुलदेवी की मूर्ति नहीं मिली। शाम को थक हार कर जब महल लौटे तो श्रेया और शिवम को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक रहस्यमयी परछाई जो कभी दिखती तो कभी गायब हो जाती। अगले दिन भानुशेखर एक अमीर से दिखने वाले आदमी को लेकर आया। वह आदमी बोला, मैं इस महल को खरीदकर वहां एक कसीनो बनाना चाहता हूं। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा तो नहीं लगा, पर वो मजबूर थे। उन्होंने बुझे मन से हामी भर दी और अगले एक सप्ताह में महल बेचने के प्रस्ताव को मान लिया। पांचों बच्चों को भानुशेखर और उसके मित्र के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे और उन्होंने उन पर नजर रखने की सोची। उस शाम वे महल के बगीचे में घूमे और फिर शयन कक्ष में आ गए। पर प्रियम को नींद नहीं आ रही थी। उसे अचानक याद आया कि घूमते समय किले की एक दीवार जिस पर बहुत झाड़ियां थी, उसके पीछे एक नक्काशी दिखाई दे रही थी और वह थोड़ी थोड़ी कुलदेवी जैसी थी। उसने तुरंत शिवम और बाकियों को उठाया। पांचों बच्चे टॉर्च और मंदिर से मिली चाबी लेकर दबे पैर उस दीवार तक पहुंचे। शिवम और प्रियम तेज झाड़ियों को हटाने लगे। कुछ ही देर में उसके सामने था दीवार का वह हिस्सा जिस पर कुलदेवी की नक्काशी थी। तभी शिवम खुशी से चीख उठा, चाबी का सुराग।
आशु ने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा सुराग दिखाई दिया, देवी के चरण के पास। आशु ने चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। नीचे था एक गुप्त तहखाना। लेकिन तभी पीछे से भानुशेखर और उसका साथी आ गए। उन्होंने बच्चों को धक्का देकर अंदर गिरा दिया और दरवाजा घेर कर खड़े हो गए। भानुशेखर हंसा, जब से तुम यहाँ आए हो और दादी से खजाने की बात की है, तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और आखिरकार तुम्हें खजाना मिल ही गया। हम दोनों तो महल खरीदने के बहाने खुद खजाना खोज के उसे चुराना चाह रहे थे, पर तुमने हमारी मेहनत आसान कर दी। उसने अपनी मशाल से वहां लगी एक मशाल को जलाया तो तहखाने की सारी मशालें जल उठी। सामने था सोना, चांदी और हीरे से भरा खजाना। भानुशेखर आगे बोला, हमने सबके खाने में नीति गोलियां डाल दी हैं, तुम्हारे काम में कोई भी दखल देने नहीं आएगा और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी शिवम ने सूझबूझ से काम लिया। उसने एक मशाल सूखे पत्तों पर फेंकी, आग लग गई और धुआं फैल गया और अफरा तफरी में आशु को वहां से भागने का मौका मिल गया। आशु ने सबको जगाने की कोशिश की, लेकिन सब गहरी नींद सो रहे थे। वो भागकर अस्तबल पहुंचा तो रघु भी बेहोश पड़ा था। आशु ने सोचा, अब सिर्फ तूफान ही मेरी मदद कर सकता है। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे में आशु तूफान पर सवार होकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। कई किलोमीटर के बाद वह थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर पहले तो उसकी बात सुनकर चौंका, फिर तुरंत पुलिस लेकर महल की ओर चल पड़ा। भानुशेखर और उसका साथी खजाना बैलगाड़ी में भर ही रहे थे कि तभी पुलिस आ गई और उसने भानुशेखर और उसके साथी को पकड़ लिया। जब अगले दिन राजा दिनेश सिंह जागे और पूरा कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, इस महल की कीमत सोने से नहीं, हमारी विरासत से है। उन्होंने घोषणा की कि महल बेचा नहीं जाएगा, वह अब एक हेरिटेज होटल बनेगा और महल पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उस ठंडी रात में एक पुराने मंदिर के रहस्य, एक कुलदेवी की रक्षा और पांचों बच्चों की बहादुरी और समझदारी ने एक किले के इतिहास को बचा लिया था। और अंत में आपसे एक सवाल, अगर आपको किसी छुपे खजाने के बारे में पता चले तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे खोजेंगे या सिर्फ अफवाह मानकर आगे बढ़ जाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।